नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राज। आज फिर इस क्लास में मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूं जो कि इतिहास से संबंधित है। स्त्रियां जो हैं वो सिर्फ सृजन का ही माध्यम नहीं होती हैं, वो विनाश का कारण भी बनती हैं। जितने भी प्रकार के युद्ध लड़े गए हैं इस दुनिया में, इस सृष्टि में, भारतवर्ष में, उनके अधिकांश के मूल में स्त्रियां रही हैं। तो इस तरह से यदि स्त्रियां शांति स्थापित करती हैं तो वो विध्वंसक भी हो सकती हैं, और स्त्री यदि काली है, दुर्गा है, तो स्त्री वहीं सरस्वती भी है। आज हम बातें करेंगे इतिहास की एक ऐसी स्त्री के बारे में जो कि बेहद खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। आपने बहुधा ये कहानी सुनी भी होगी। इसको नए कलेवर में आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है आम्रपाली की कहानी। आम्रपाली के बारे में तो आपने जाना ही होगा कि किस तरह से आम्रपाली बेहद खूबसूरत थी, नगर वधू थी और बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन ये पूरा का पूरा प्रकरण किस प्रकार से हुआ, इस बात से शायद आप अनभिज्ञ होंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आम्रपाली एक बेहद ही खूबसूरत स्त्री थी, युवती थी, जिसका पूरा का पूरा सौंदर्य जो है वो मोहित करने वाला था, जिस पर पूरा का पूरा वैशाली मोहित था। आपको मैं बता दूं कि लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी वैशाली, और लिच्छवी गणराज्य जो है ये गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहाँ चलती थी। और 500 ईसा पूर्व लिच्छवी गणराज्य में ही आम्रपाली, इस स्त्री का हम जिक्र पाते हैं कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आम्रपाली जो है वो वैशाली में राजनर्तकी बन चुकी थी। ये कैसे हुआ था? देखिए, आम्रपाली को पाली पुस्तकों में, यानी बौद्ध पाली पुस्तकों में आम्रपाली, पालिका इस तरह के नामों से जाना गया है। तो संभवतः जो पाली ग्रंथ बताते हैं वो आम्रपाली के बारे में ये बताते हैं कि ये अपने माता पिता को एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी। इनका वास्तविक माता पिता इनके कौन थे इस बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो जिन व्यक्ति को ये मिली उन्होंने ही इसका नाम आम्रपाली रख दिया। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी होने लगी वो चंद्रमा की तरह उतनी ही खूबसूरत होने लगी। उसके सौंदर्य के किस्से दूर दूर तक मशहूर होने लगे। ऐसी स्थिति हो गई कि लिच्छवी गणराज्य का, वैशाली राजधानी का हर पुरुष, हर युवा पुरुष आम्रपाली से विवाह करने को तैयार हो गया था और उनसे प्रेम करने लगा था। ये स्थिति ऐसी थी कि नगर में अशांति फैल सकती थी, नगर में हिंसा फैल सकती थी, क्योंकि हर एक व्यक्ति को आम्रपाली चाहिए थी। ऐसी स्थिति में आम्रपाली के माता पिता के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि वो किस युवक को आम्रपाली के लिए चयन करते, आम्रपाली का विवाह किससे करते। ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। आम्रपाली के खूबसूरती के चर्चे वैशाली के संसद तक भी पहुंच गए थे, राज दरबार तक भी पहुंच चुके थे। संसद कहेंगे, राज दरबार नहीं कहेंगे, क्योंकि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तो वैशाली के संसद तक पहुंच गए थे और सभी व्यक्ति इस समस्या का उचित हल चाहते थे। सभी यह चाहते थे कि आम्रपाली उनके घर की शोभा बने। हर एक व्यक्ति की यह मंशा थी, हर एक व्यक्ति यही चाहता था। लेकिन ये भला कैसे संभव था? कोई एक स्त्री, कोई एक युवती हर एक घर की शोभा कैसे बन सकती थी? ऐसी स्थिति में वैशाली के संसद ने यह निश्चय किया कि आम्रपाली को नगर वधू बना दिया जाए। नगर वधू का मतलब एक वेश्या, एक तवायफ। सोचिए कि ये कितनी पीड़ादायक बात है कि खूबसूरती जहाँ स्त्रियों के लिए वरदान मानी जाती है, वहीं वैशाली में एक स्त्री की खूबसूरती ने उसे वेश्या बना दिया। उसकी खूबसूरती ने उसके स्वतंत्र अस्तित्व को छीन लिया। हालांकि नगर वधू बनने के एवज में उसे महल भी दिए गए, उसकी सारी व्यवस्था भी की गई, वो राज दरबार में नर्तकी भी बन गई। उसे अपने स्वतंत्रता से किसी पुरुष के साथ प्रेम रखने का या उसके साथ संबंध बनाने का भी उसे अधिकार दिया गया। लेकिन यहाँ उसे एक जो गरिमा में स्थान मिलना था वह भला कहाँ मिल सका। तो इस तरह से एक युवती जो है अपनी खूबसूरती के कारण नगर वधू बन जाती है, वैशाली की नगर वधू बन जाती है। और नगर वधू का पद उसे ही दिया जाता था जो कि उस
जगह की, मतलब वैशाली की सबसे खूबसूरत स्त्री हुआ करती थी। तो ये सफ़र जो है यहाँ तक वैशाली के भीतर आम्रपाली का तय होता है। पुनः क्या होता है कि आम्रपाली की खूबसूरती के चर्चे तत्कालीन सम्राट बिंबिसार के कानों तक भी पहुँचते हैं। बिंबिसार एक बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे। साम्राज्य में अधिकतर शासक जो हैं वो अच्छे संगीतकार भी हुए, तो बिंबिसार स्वयं भी बहुत अच्छे संगीतकार थे। वो पहुंचते हैं आम्रपाली के पास में, और आम्रपाली भी उनसे प्रेम करने लगती है। काफ़ी समय बिंबिसार जो है वो आम्रपाली के साथ में बिताते हैं, और आम्रपाली को बिंबिसार से एक पुत्र भी उत्पन्न होता है जो आगे चल कर के बौद्ध भिक्षु बन जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक सम्राट जो है उसका चयन आम्रपाली करती है। हालांकि आम्रपाली को ये पता ही नहीं होता है कि बिंबिसार सम्राट हैं। इधर मगध और वैशाली दोनों एक दूसरे के शत्रु थे। तो एक दफ़ा मगध का आक्रमण जो है वो वैशाली पर हो जाता है। उस समय में बिंबिसार जो हैं वो आम्रपाली के महल में ही शरण लेते हैं, और यहीं आम्रपाली को बिंबिसार की वास्तविकता का पता चलता है। तो यहाँ ये वास्तविकता जानने के बाद में आम्रपाली जो है वो बिंबिसार से दूर हो जाती है। वो कहती है कि वो एक नगर बधू है, और किसी भी तरह से, हालांकि बिंबिसार आम्रपाली को कहते हैं कि तुम मगध चले चलो और वहाँ की रानी बन जाओ, लेकिन आम्रपाली इसे ठुकरा देती है। वो कहती है कि इससे मेरे नगर में अशांति फैल जाएगी, और मैं एक नगर वधू हूँ, भला महारानी कैसे हो सकती हूँ। तो इस तरह से बिंबिसार के साथ वो अपने संबंध को ख़त्म कर देती है। हालांकि बहुत सारी पाली पुस्तकों में ये भी पाया जाता है कि आम्रपाली जो है इनके प्रेम में अजात शत्रु भी पड़ गए थे, और एक दफ़ा जब वैशाली के लोगों को पता चलता है कि अजात शत्रु आम्रपाली से प्रेम करते हैं, तो वैशाली के लोग उसे उठा करके, यानी आम्रपाली को उठा करके जेल में बंद कर देते हैं। इस घटना से अजातशत्रु इतने क्रोधित होते हैं कि एक बड़ी सेना लेकर के वो वैशाली पर आक्रमण कर देते हैं और आम्रपाली को जेल से रिहा करवा लेते हैं। यहाँ भी आम्रपाली पुनः उनके पैरों पर गिर जाती है और कहती है कि मेरी भलाई के लिए, इस नगर की भलाई के लिए आप यहाँ से मुख मोड़ लीजिए। तो इस प्रकार से अजातशत्रु के साथ भी उनका प्रेम संबंध जो है वो लंबे समय तक नहीं चलता है। इस तरह काफ़ी वर्ष बीत जाते हैं। कुछ एक वर्ष बीतने के बाद में एक दफ़ा आम्रपाली को एक बौद्ध भिक्षु मिलते हैं। इन बौद्ध भिक्षु पर आम्रपाली आसक्त हो जाती हैं और कहती हैं कि आप मेरे साथ चलें, मेरे साथ ही रहें और आज आप खाना भी मेरे साथ ही ग्रहण करें। तब वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मुझे इसके लिए महात्मा बुद्ध से अनुमति लेनी पड़ेगी। बौद्ध भिक्षु शिष्य जो हैं वो गुरु महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं और महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को हाँ कह देते हैं कि वो जाए, भोजन करे और उनके साथ, आम्रपाली के साथ वो कुछ समय भी व्यतीत करे। हालांकि ये बातें सुन करके बाकी शिष्य जो हैं उनमें काफ़ी उत्कंठा उत्पन्न होती है कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा। वो क्रोधित भी होते हैं। तब बुद्ध उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि समय की प्रतीक्षा करो, इसका क्या परिणाम आता है वो हमें देखना है। इस तरह से बौद्ध भिक्षु जो है वो आम्रपाली के साथ चले जाते हैं और लगभग उनके साथ 4 महीना समय जो है व्यतीत करते हैं। फिर एक दिन दोनों ही, यानी कि आम्रपाली और बौद्ध भिक्षु दोनों ही आते हैं। आम्रपाली जो है वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाती है, उनके पैरों में गिर जाती है और कहती है कि भगवान मुझे बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दीजिए। मैं तो इनके प्रेम में थी, मैं तो बौद्ध भिक्षु के प्रेम में थी, मैं तो इन्हें आसक्त नहीं कर सकी, लेकिन इनके धर्म ने मुझे आसक्त कर लिया है और मैं अब बौद्ध धर्म अपनाना चाहती हूँ। इस तरह अंतिम समय में, मतलब कि एक हम इसे प्रौढ़ावस्था की कह सकते हैं, अपने प्रौढ़ावस्था में आम्रपाली ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध भिक्षुणी बन गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आम्रपाली भारतीय इतिहास की एक ऐसी नायिका के रूप में उभर करके सामने आती हैं जिन्हें अपनी खूबसूरती के कारण नगर वधू बनना पड़ा, वेश्या बनना पड़ा। हालांकि उनके पास तमाम ऑप्शन खुले हुए थे। वो महारानी हो सकती थी, वो मगध सम्राट की साम्राज्ञी हो सकती थी, लेकिन
लेकिन वो उस पथ पर के ना जा कर के उन्होंने धम्म का रास्ता चुना, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध भिक्षुणी बन गई। तो ये उनकी यात्रा थी। तो इस तरह से बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियों के लिए आप मुझसे जुड़े रहें। मैं लगातार आपको कुछ ना कुछ कहानियाँ बताऊंगी, बिल्कुल नए कलेवर में, बिल्कुल नए तरीके से, जिसमें बातें तो वही होंगी जो कि बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आप उन्हें जान पाएंगे। धन्यवाद।